इस एपिसोड के स्टार्टिंग में विकिर और ह्यूगो को देखते ह्यूगो विकिर को बताता है कि उसके पास उसके लिए एक अच्छी खबर है। विकिर उसे खबर पूछता है। ह्यूगो बताता है कि तुम्हें एक सीनेटर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। विकिर ये सुन थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि एक सीनेटर तो 7 काउंट के रैंक के बराबर होती है। ह्यूगो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, सीनेटर फैमिली के अंदर बहुत से इन्फ्लुएंस पर्सन होते हैं, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एक मैं और एक वाइस पैट्रियार्क। अगर तुम हमारे फैमिली के पिछले 100 सालों के इतिहास को देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम फैमिली के सबसे कम उम्र वाले सीनेटर हो। विकिर इस पोजीशन को लेने के लिए मान जाता है और वो ह्यूगो को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एक सीनेटर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने मन से किसी को भी अपॉइंट कर सकता है और उसके मन में पहले से ही कुछ लोगों का नाम होता है। और विकिर ह्यूगो से कहता है कि और हाँ, मैंने सुना है कि पोमेरियन के नखरों की वजह से सबका बुरा हाल हो गया है। ये सुन के ह्यूगो कहता है कि हाँ, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो एक बच्चे को पालना ऐसा ही होता है, लेकिन पोमेरियन जो हमें खुशी देती है वो हमारे टेंशन को भुला देती है। लेकिन फिर वो पिछली बात याद करता है जब वो पोमेरियन के पास गया था ताकि वो पोमेरियन के साथ खेल सके, लेकिन पोमेरियन ने सीधा मना कर दिया था क्योंकि उसे पढ़ाई करना था। अब प्रेजेंट में ह्यूगो विकिर को बताता है कि वो कुछ टाइम से मुझसे खेलने की जिद भी अब कम करने लगी है और वो अकेले 10,000 लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ते रहती है और अपने चुटिया दिखाता है और कहता है, सच कहूँ तो कुछ टाइम पहले पोमेरियन ने मेरे बालों को ऐसा बनाया था, पर मैंने इसे ठीक नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वो बाद में मेरे साथ आके खेलेगी। अगर मैंने उसे नहीं कहा होता कि तुम आ रहे हो तो वो अपने रूम को नहीं छोड़ती। ह्यूगो की ऐसी बात सुन के विकिर वो तो परेशान हो जाता है। उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। और विकिर ह्यूगो से कहता है कि आपके पास बहुत सारे काम है फादर, लेकिन ह्यूगो उसके बातों पे ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि कहीं वो अभी टीनेज के टेंशन से तो नहीं गुजर रही। वो लोग ऐसी बात कर ही रहे होते तभी एक दरवाजे से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो ह्यूगो विकिर दरवाजा खोल दे। ह्यूगो कहता है कि क्या हुआ पोमेरियन। हम देखते हैं पोमेरियन को जो कि काफ़ी खुश लग रही थी। वो कहता है कि फाइनली मैंने उसे खोज लिया, मुझे ये मिल गया। पोमेरियन भी नोटिस करती है। वो पीछे देखती है और कहती है ग्रैंडपा, और उसकी नज़र विकिर के ऊपर जाती है। ह्यूगो कहता है कि ग्रैंडपा यहाँ पर आ गए, आखिर तुम्हें क्या मिल गया जो कि तुम इतने एक्साइटेड लग रही हो। लेकिन पोमेरियन तो ह्यूगो को छोड़ के जाके विकिर को गले लगा लेती है, जिससे ह्यूगो का पोपट बन जाता है। पोमेरियन विकिर से कहते हैं कि अंकल विकिर, आप यहाँ जल्दी क्यों नहीं आए, मैं आपका बहुत इंतजार कर रही थी। विकिर कहता है कि अंकल को थोड़ी देर हो गई, लेकिन तुम मेरा इंतजार कर रही थी। पोमेरियन कहते हैं कि हाँ, मैं तो आपका हमेशा इंतजार करती हूँ, मुझे मिल गया अंकल, फाइनली मैंने उसे खोज लिया। विकिर उसे पूछता है वो क्या है, तो पोमेरियन एक बुक को खोल के दिखाती है, एक पिक्चर को। वो कहते हैं मुझे ये चाहिए। विकिर उस पिक्चर को देख हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो क्या है। वो बताता है ट्री ऑफ डेपर्ड साउथ, ये जादुई प्लांट ग्रैंडमैन तारजर्सी मॉर्ग ने व्हाइट सोल डिजर्ट में लगाया था। ये पेड़ जादूगर के दिमाग के अंदर ग्रो होता है और इसका बीज तभी फलता है जब बहुत सारे लोग एक साथ मरते हैं। जो भी इनका फल खाता है उन मरी हुई आत्माओं का पावर उनको मिलती है। सिंपल शब्द में बोला जाए, मरने वाले आत्माओं से पावर लेने वाला पेड़। विकिर मन ही मन कहता है ये तो मन की दुनिया वाला पेड़ है, जो कि विकिर ने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना था। लेकिन पोमेरियन ने इतनी सारी किताबें छानने के बाद इसे खोज लिया। पोमेरियन में ब्लैक मैजिक का टैलेंट है, उसको ऐसे चीज़ों से अट्रैक्ट होना उसके लिए नेचुरल है। और पोमेरियन मासूम सा शक्ल बनाते हुए विकिर से कहते हैं कि अंकल मुझे ये चाहिए। ये सुन के ह्यूगो वो खड़ा होता है। वो कहता है कि बेटे, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, और बेडस तरीके से कहता है लेकिन जबकि उसे पोमेरियन को चाहिए, हमें किसी भी कीमत पे उसे पाना होगा। ये तुम्हारा ताक्स है, तुम्हें उसे लेके आना है। ये सुन के तो विकिर का शकल ही बन जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और विकिर को इसी तरह आयरन ब्लड स्वॉर्ड हाउंड से एक ताक्स मिल जाता है। पोमेरियन को जो चाहिए उसे ला के दो। तभी सीन कटता है ली रूज माउंटेन के वेस्टर्न फॉरेस्ट की ओर। हम देखते हैं विकिर को। वो कहता है कि किताब के हिसाब से वो पेड़ सिर्फ कुछ स्पेशल जगह पे ही उगती है और ली रूज माउंटेन के जंगल में एक सादे नमक का रेगिस्तान है, वही एक जगह है जहाँ पर यह पेड़ मिल सकता है। लेकिन मुझे शक है कि ये पेड़ सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। मेरे पिछले लाइफ में उस पेड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बस एक रूमर्स था कि किसी रहस्यमय जादूगर ने उस पेड़ को लगाया था। और अपने हाथ को देखता है और कहता है कि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बेल्जेबुक भी एक कहानी लगती थी, तो हो सकता है कि वो पेड़ भी एग्जिस्ट करता हो। और अगले ही पल वो बेबी मैडम से कहता है कि तुम कब तक मुझसे ऐसी नाराज रहोगी। लेकिन बेबी मैडम सच में वो विकिर से नाराज थी। विकिर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुमने जो पिछले एग्जाम में किया था उसके कारण दूसरे स्टूडेंट खतरे में पड़ गए थे। इसी कारण मैंने तुम्हें सर्वाइवल कंपटीशन के दौरान बैरियर के अंदर रखा, लेकिन देखा जाए तो लास्ट में मेरी ही वजह से गड़बड़ हो गई। क्या मुझे ये बोलने का हक भी है। और विकिर इसी तरह बेबी मैडम से बात करते करते मालतार सोल्ट डिजर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे विकिर अपना हाथ जमीन पर रखता है तो उसके हाथों के नमी को वो सोखने लगता है, तो जल्दी से अपने विकिर हाथ हटा लेता है। मुझे पता था ये बहुत तेजी से बॉडी के पानी को चूस लेता है। और वो बताता है कि बहुत टाइम पहले मालतार डिजर्ट इविल गॉड के आंसुओं से बना था। ये जमीन जिस चीज़ को भी छूती है उसके सारे नमी को चूस लेती है।
ऊपर से मौसम इतना सूखा होता है, ना जाने कितने लोग मार के मम्मी बन जाते हैं। और वो अपने हाथों को देख के समझ जाता है कि इसे ये क्लियर होता है कि अभी तक वो पेड़ किसी को क्यों नहीं मिला। नॉर्मल इंसान तो छोड़ो, एक मॉन्स्टर भी उस डिजर्ट के ऊपर एक कदम भी नहीं रख सकता, क्योंकि जैसे वो एक कदम को आगे बढ़ाएंगे तो वो डिजर्ट उसके सारे बॉडी की नमी को चूस लेगी और वो मारे जाएंगे। लेकिन मेरे लिए अलग है, रिवर स्ट्राइक के ब्लेसिंग और मार्स सैलामेंडर के रिजेनरेशन के साथ मैं ये कर सकता हूँ। और अगले पल ही वो अपने हाथ को ठीक कर लेता है और विकिर को उस रेगिस्तान में चलते चलते 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है। और साथ ही अपने आप को वो रिजेनरेट भी कर रहा था और उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उसने किताबों पर लिखी गई बात पर आंख बंद करके भरोसा किया। अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसके लिए रेगिस्तान से भी निकलना मुश्किल लग रहा है। विकिर यही सब सोचते सोचते आगे जा रहा था, लेकिन तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने अचानक से एक सेंट स्टॉर्म आ गया था। वो उस सेंट स्टॉर्म से बचते हुए कहता है कि डैम, ये अचानक से कहाँ से आया, मुझे ये सेंस ही नहीं हुआ। और विकिर मैडम बेबी से कहता है जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। वो बेबी मैडम भी मान जाती है और विकिर एक अटैक बनाते हुए कहता है अगर मुझे धूल में बनकर गायब नहीं होना है तो मुझे सेंट स्टॉर्म से भी ज़्यादा पावरफुल अटैक से उसे रोकना होगा। और वो बास्केटबॉल के 7th टेक्निक का यूज़ करते हुए उस सेम स्टोन के ऊपर 5 से स्लेश मार देता है, जिसे बेबी मैडम भी देख काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। हम देखते हैं कि विकिर ने उस सेम स्टॉर्म को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, लेकिन विकिर की हालत थोड़ी ख़राब लग रही थी। वो कहता है कि यह सोचना है कि उस पेड़ तक पहुंचने से पहले मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। तभी विकी नोटिस करता है बेबी मैडम अभी भी डर रही थी। वो उससे कहता है कि तुम अभी जिंदा हो इसलिए बाहर निकल सकती हो, लेकिन वो बेबी मैडम अभी भी डरी हुई थी, वो बाहर नहीं निकलती। वो कहता है विकिर क्या हुआ। तभी विकिर को भी एहसास हो जाता है कि उसके सामने कोई है और वो अपने सर उठा के देखता है एक बड़े से मॉन्स्टर को, जिसे देख वो हैरान हो जाता है और वो उस बड़े से मॉन्स्टर को देख के कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर ये है क्या। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि पीसेस में कटा हुआ था और उसके बीच में कुछ अजीब सा चीज़ था। हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, इसका नाम बेसिलिस है, रिस्क रेटिंग ए है और ये इसका साइज 50 मीटर से भी ज़्यादा है। इस मॉन्स्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है, लेकिन सिंपल शब्द में बोलो ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है, जिसे बेबी मैडम भी देख डर रही थी। विकिर कहता है कि चिंता मत करो, ये पहले ही मर चुका है। और विकिर बताता है मेरे रिग्रेशन से पहले वो उस टाइम का सबसे 3 कैलेमिटी में से एक है, जब दुनिया तबाही के दौरान में जा रही थी। बेसालिक एक ऐसा भी जो कभी सामने नहीं आया, जब तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। मैंने सोचा कि वो कहीं छिपा है, पर यह सोचना कि वो यहाँ पर इस तरह इतनी बुरी तरह से मरा पड़ा है, इसके बारे में सोचूं। बेसालिक की रीजेनरेट पावर दलदली सैलामेंडर से भी ज़्यादा है, पर उसे इतनी बुरी तरह से मार देना मैंने कभी नहीं सोचा था। एस क्लास का मॉन्स्टर है जिसका रीजेनरेट पावर एक इमोर्टल जैसा है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा चीज़ है या कोई पर्सन है जो इसे मारने की ताकत रखता है। और साथ ही विकिर उस मॉन्स्टर के बीच में उस अजीब से जगह पे भी पहुंच गया था। वो कहता है यह जगह उतना ही खतरनाक है जितना ये दिखता है। ये तो एक स्पेस टाइम डायमेंशनल जादू है, एक टावर या एंड्रोमेलियस के बैरियर से भी ज़्यादा हाई लेवल वाला। व्हाइट सॉल्ट डिजर्ट के ऊपर एक अजीब गहरी सुरंग वाली टावर खड़ा है। मुझे लगता है कि वर्तुल शायद उसके अंदर होगी। और विकिर उस टावर के गेट जो भी हो उसे खोलता है, और जैसे वो खोलता है तो उसे एक अजीब सा और स्ट्रॉन्ग ऑरा सेंस होता है और वो समझ जाता है कि ये सब डायमेंशनल ऑरा है, वो सही जगह पे आया है। और विकिर उस टावर के अंदर या गुफा के अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था। हमें विकिर बताता है वेर्थवुड एक मानट जिसे डार्क आर्ट के ग्रैंड मास्टर टेर्सी मॉर्ग ने व्हाइट सॉल्ट डिजर्ट में लाल और काले माउंटेन के गहराई के अंदर लगाया था। ये पेड़ किसी जादूगर के मेंटल वुड को जमा करके उसके कर्मा को खाकर बढ़ाता है। इसका विष तभी फलता है जब बहुत सारे लोग एक साथ मरते हैं। इसका फल खाने के बाद आत्माओं की पावर मिलती है। पता नहीं राइटर ऐसे ऐसे कहाँ से टॉपिक लेके आता है। हम देखते हैं विकिर को जो कि अंदर जाते हुए कहता है ये जगह ऐसी लग रही है मानो कि ये सोर्ड की कब्र हो, बस एक फर्क है, सोर्ड जमीन की वजह आसमान की ओर पॉइंट कर रहा है। क्या ये जगह किसी तरह से बास्केटबॉल से जुड़ा है। तभी विकिर जाते जाते रुक जाता है। वो अपने सामने देखता है उसी बंदे को जो कि वहाँ बैठा हुआ था। वो कहता है कि ये पर्सन इस टावर का मालिक हो सकता है। नहीं इसके अंदर मैं माना और ना ही लाइफ फोर्स को फील कर पा रहा हूँ। नहीं ये बस एक सूखा हुआ खोल है जो कि बहुत पहले ही मर चुका है। अगर इस इंसान ने बेसिलिस को मारा है तो ये जब जिंदा होगा तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जो भी हो मुझे पहले वेर्थवुड को ले लेना चाहिए और बाद में ह्यूगो से मैं इस जगह के बारे में पूछूंगा। और जैसे ही विकिर अपना हाथ उस वेर्थवुड को लेने के लिए बढ़ाता है तो उस बंदे के पीछे जो मसाल थी वो जल पड़ती है। वहाँ पर दूसरे जितने भी मसाल थे वो भी जल पड़ती है। मैडम विकिर को वॉर्न करती है भौंकते हुए। और साथ ही जिस जगह से विकिर आया हुआ था वहाँ का दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। और हम देखते हैं उस नेट को जो कि पहले बैठा हुआ था, अचानक से उसकी अंगुलियाँ हिलती है और वो बंदा खड़ा होने लगता है। विकिर भी उसे देख लेता है। वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं जानता था मैं इसे आसानी से नहीं ले सकता।
हम देखते उस बंदे को जो कि विकिर के सामने डट के खड़ा था और वो अपने शॉट के साथ विकिर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन विकिर उसके शॉट को देख लेता है और आसानी से डॉज कर लेता है। उस बंदे की अटैक जाके जमीन में लगता है, लेकिन वो बंदा दोबारा से अपने शॉट को उठाता है और वो विकिर के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, लेकिन विकिर हर बार उसके अटैक से डॉज कर रहा था। विकिर उस बंदे के अटैक के पैटर्न को देख कर समझ जाता है कि वो बंदा बस इधर से उधर अपनी शॉट घुमा रहा है विकिर को मारने के लिए, जिसे विकिर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है मैंने सोचा था कि इस जगह को गार्ड करने वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। और वो अपने बो और धनुष को निकालता है और उस बंदे को ऊपर टांगते हुए कहता है मैं बस क्यूरियस हूँ कि वो बिना माना या लाइफ फोर्स के कैसे लड़ रहा है, लेकिन मेरे पास अपनी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मैं इसे जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। और वो अपने तीर को उस बंदे के ऊपर शूट कर देता है। वो तीर जो कि बहुत तेज़ी से उस बंदे की तरफ जाने लगती है। वो बंदा जो कि पहले चुपचाप खड़ा था, अचानक से उसकी आंखें चमकती है और वो बास्केटबॉल की फर्स्ट फॉर्म के टेक्निक का यूज़ करते हुए वो विकिर के तीरों को बीचों बीच काट देता है, जिसे विकिर भी देख हैरान था क्योंकि उसने बास्केटबॉल के फर्स्ट फॉर्म टेक्निक का जो यूज़ किया था। तभी उस बंदे की तरफ देखते हैं जो कि अपनी बड़े से शॉट के साथ विकिर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। विकिर कहता है कि जैसा सोचा था तू अपनी ताकत को छुपा रहा है, लेकिन मेरे पास तेरे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। और वो अपने बेल्जेबक को निकालता है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और विकिर यूज़ करता है बास्केटबॉल के 7th टेक्निक, तो वो बंदा यूज़ करता है बास्केटबॉल के 8th टेक्निक और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करके आगे पीछे चले जाते हैं। और अगले ही पल विकिर को देखते हैं जो कि काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। दूसरी तरफ उस नाइट को देखते हैं जो कि पहले चुपचाप खड़ा था, लेकिन अचानक से उसका हेलमेट वो टूटने लगता है और उसका हेलमेट टूट के नीचे गिर जाता है, जिससे उस बंदे का चेहरा दिखने लगता है। विकिर उसे देख कहता है बास्केटबॉल के 8 फॉर्म और ल्यूकर एम्बिश टेक्निक, आखिर तू है कौन। फाइनली हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बड़ी बेडस लग रहा था। वो कहता है केन कोर्सली बास्केटबॉल, मैं गेप कीपर हूँ इन तलवारों का कब्र का। और इसी आइकॉनिक पोज के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 3-4 हज़ार लाइक कर देना। मुझे पता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम 3-4 हज़ार लाइक कर ही देना इस वीडियो के ऊपर।